हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आर्थिक समीक्षा के इस तीसरे लेक्चर में प्रवेश करने जा रहे हैं। मैं अंकुर श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप परीक्षा मंथन यूट्यूब ऑफिशियल चैनल, परीक्षा मंथन ऑर्गेनाइजेशन के इस यूट्यूब ऑफिशियल चैनल के बेल आइकन को आप क्लिक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ये जो हमारी क्लास है, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आपको बताया है, ये टारगेट यूपी पीसीएस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आगामी 13 जून को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विस की एग्ज़ाम की प्रारंभिक परीक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है और ये एक निःशुल्क सेवा है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिए और इसमें दी गई जानकारियाँ आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। ठीक, अब हम आज बात करते हैं आर्थिक समीक्षा के इस तीसरे लेक्चर में। जैसे कि हमने पिछले 2 लेक्चर में आर्थिक समीक्षा क्या है, ये क्यों महत्वपूर्ण है, सरकार इससे क्या क्या आकलन लगा पाती है, इसकी शुरुआत कब हुई और अर्थव्यवस्था के डिफरेंट सेक्टर्स में, चाहे वो विनिर्माण हो, निर्माण हो, औद्योगिक इकाइयाँ हों, चाहे सामाजिक और मानवीय पहलू जैसे शिक्षा, विकास, स्वास्थ्य, और विगत वर्ष में जो कोविड-19 महामारी आया उसमें हमारी अर्थव्यवस्था किस हिसाब से डाउन हुई और सरकार ने अपनी राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति का सहारा लेते हुए किस हिसाब से फिर से अर्थव्यवस्था को विकास की पटरी पर लाने का प्रयास किया, इसके बारे में हमने चर्चा किया था। आज हम आर्थिक समीक्षा के फिर कुछ और डाटाज, कुछ और आंकड़ों के बारे में विश्लेषण करेंगे। ये विश्लेषण और इन डाटा का अध्ययन आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, यहाँ से एग्ज़ाम में तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। दूसरा ये है कि वर्तमान में कोई भी योजनाएं या विकास किस पायदान पे पहुँची और फिर और विकसित होने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के लिए नीति निर्माताएं, संस्था, सरकार इसके लिए क्या कदम उठाए, इसके जो आंकड़े हैं उसे आर्थिक समीक्षा से प्राप्त होते हैं। इसलिए ये आर्थिक समीक्षा हमारे लिए बेहद ज़रूरी है कि हम देश की अर्थव्यवस्था की एक एग्जैक्ट तस्वीर जान पाएँ। ठीक, बात करते हैं हम प्राइमरी सेक्टर की। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र में क्या आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में हम मुख्यतः बात करेंगे कृषि एवं संबंध क्षेत्र की। ठीक, देखिए वर्ष 2020-21 में, वित्तीय वर्ष 2020-21 में ये पहला अनुमान लगाया गया, जो पहला अग्रिम अनुमान लगाया गया वो ये दर्शाता है कि कृषि की वृद्धि दर 3.4% थी। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कृषि की वृद्धि दर 3.4% थी। ठीक, और मुख्य सांख्यिकी अधिकारी के द्वारा जो राष्ट्रीय आय के आंकड़े रिलीज किए गए 29 मई 2020 को, उसमें ये बताया गया है कि कृषि का सकल मूल्य संवर्धन में, जीवीए में जो योगदान था वो 17.8% था। इसको नोट कर लीजिए। ये जो भी आंकड़े हैं इनको क्रमगत रूप से नोट करते जाइए, क्योंकि ये डायरेक्ट आपके क्वेश्चन बन के आएंगे एग्जाम में। ठीक, तो मुख्य सांख्यिकी अधिकारी द्वारा जो राष्ट्रीय आय के आंकड़े 29 मई 2020 को रिलीज किए, उसमें ये बताया गया कि देश के जो जीवीए है, सकल मूल्य संवर्धन, इसके बारे में हम
आगे जो क्लासेस होंगी उसमें बताएंगे। अभी ये आर्थिक समीक्षा का चैप्टर चल रहा है। तो जीवीए में जो योगदान है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का वो कितना है? 17.8%। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो कृषि का विगत कुछ सालों में मतलब 2017 से लेके अब तक कई बार एग्जाम में क्या होता है कि पुराने वित्तीय वर्षों के कृषि क्षेत्र के, सेवा क्षेत्र के, औद्योगिक उत्पादन के जो क्षेत्र हैं उनके रेंज ऑफ ग्रोथ क्या रही वो पूछते हैं। वो एक इंडेक्स पूछते हैं, चाहे वो राजकोषीय घाटा में हो, ठीक, चाहे फिर वो चालू खाता अधिशेष में हो, चालू खाता घाटा में हो, तो जिससे हमारे पिछले साल की पिक्चर पता चलती है। एग्जाम में सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि ईयर वाइज क्या है। तो अगर हम बात करें कि कृषि क्षेत्र का, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक। जीवीए में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना रहा? 17.8%। ये 29 मई 2020 का डाटा है। कृषि क्षेत्र एवं संबद्ध क्षेत्र का जो, अगर आप 2017 से लेके 18, उसके बाद आज हम कहाँ खड़े हैं? 2019-20 में। ये जो आंकड़ा था पुराने वित्तीय वर्ष 2019-20 का था। तो उसमें जो हमारी ग्रोथ रेट क्या थी, अगर इसका हम देखें तस्वीर, तो ये 5.9 2017-18 में था, 2.4 2018-19 में, 2019-20 2019-20 में फिर से ये 4.0% पड़ा, और 2020-21 के इस अनुमान में ये वर्तमान में 3.4% है। ये रेंज देख रहे हैं। कृषि का जो वृद्धि दर है साल दर साल किस तरह से रहा, 2017-18, 2018-19, 2019-20 एंड 2020-21 में 5.9%, 2.4%, 4.0% और 3.4%। मतलब पहले ये डाउन हुआ, फिर ये अप हुआ, देन फिर डाउन हुआ, ठीक। इसको याद करने का तरीका, जैसे ये देखिए, इसको कंपैरिजन कीजिए तो ये 2.4 है, ये 3.4 है, इनमें डिफरेंस कितना है? 1% का, ठीक। तो इस तरह से याद करने का तरीका रखते हैं। ये ईयर वाइज सीक्वेंस है, यहाँ वर्ष है और ये वृद्धि दर है। इसको स्क्रीनशॉट कर ले लीजिए। अब हम बात करते हैं कृषि क्षेत्र, कृषि और उसके जो संबद्ध क्षेत्र थे उसके चौथे अग्रिम अनुमान में खाद्यान्न उत्पादन की बात की गई है कि देश का खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा। मतलब 2018 वित्तीय वर्ष के कंपैरिजन में 2019 के वित्तीय वर्ष में कितनी ग्रोथ हुई इस डाटा में। इसको हम देखते हैं। खाद्यान्न उत्पादन, ये कौन सा डाटा है? देखिए, ये जो चौथा अग्रिम अनुमान था उस पे ये बेस्ट है। ये एग्जैक्ट डाटा है क्योंकि ये 2019-20 का पुराने वित्तीय वर्ष का डाटा है। एग्जैक्ट फिगर, अनंतिम जो डाटा है वो ये बताया गया है, और ये है 296.65 यूनिट। इसकी याद रखिए, मिलियन टन, ठीक। 296.65 मिलियन टन। ये चौथा अग्रिम अनुमान 2019-20 का खाद्यान्न उत्पादन के लिए ऐसा ये बताया गया। तो हम लोगों ने कितनी ग्रोथ की? देखिए, ये 2019-20 का है और 2018-19 का 285.21 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन था। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस फॉर्म हो सकता है, ठीक। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अब तक बात की कि प्राथमिक क्षेत्र में, कृषि और संबद्ध क्षेत्र में क्या ग्रोथ रही, खाद्यान्न का क्या उत्पादन रहा और विगत वर्षों में इनकी ग्रोथ रेट की क्या रेंज रही, ठीक।
अब हम बात करेंगे कृषि ऋण की। कृषि ऋण कितना एक्सपेक्ट किया गया? देखिए 2020 के सत्र में कृषि ऋण के लिए 15 लाख करोड़ रुपया आवंटित किया गया, जो पिछले साल 13,50,000 करोड़ रुपया था। इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। कृषि ऋण जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए कितना था? 15 लाख करोड़ यह आवंटित किया गया है। और फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए 13,50,000 करोड़ ये आवंटित किया गया था। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी ग्रोथ हुई है कृषि ऋण में। ठीक, अब इसके साथ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है कि मत्स्य उत्पादन, ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति के बारे में आप लोग सुने होंगे। तो नीली क्रांति क्या है? नीली क्रांति यही है कि जो समुद्री उत्पाद हैं, मत्स्य हैं, मछली, इसका काफ़ी हम लोग निर्यात भी करते हैं। ठीक, तो ये भी कृषि सेक्टर में ही आता है, प्राइमरी सेक्टर में ही आता है। और कृषि में वर्तमान में ये सबसे बड़ा, अगर इस कृषि के निर्यात में अगर हम खाते में देखें तो सबसे बड़ा जो उत्पाद का निर्यात हो रहा है वो है समुद्री उत्पाद का निर्यात। ये करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए तक का इसमें इसका इन्वॉल्वमेंट है। तो ये सब पूरा का पूरा जितना भी हम लोग बात कर रहे हैं ये मैक्सिमम डाटा का खेल है। ठीक है, टोटल हमें डाटा याद रखने हैं आर्थिक समीक्षा में, क्योंकि हमारे एग्जाम में डायरेक्ट वहीं से डाटा आते हैं। ठीक, तो 2019-20 में टोटल 14.16 मिलियन मैट्रिक टन आपका मत्स्य उत्पादन हुआ। ठीक, ये क्या है? मत्स्य उत्पादन। ठीक, और कृषि के जो जीवीए है, कृषि के सकल मूल्य संवर्धन में इसका योगदान कितना था? 1.24%। और फाइनली इस हिसाब से हम ये आप आंकलन लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा ब्लू रिवॉल्यूशन की जो बात गवर्नमेंट कई बार की है, ठीक, नीली क्रांति की, उसके आज उसकी नज़रिया आपको स्पष्ट दिख रही है, उसका तस्वीर इन आंकड़ों के माध्यम से समझ में आ रहा है। इसीलिए कोई भी सरकार कोई योजना बनाती है तो आर्थिक समीक्षा के द्वारा समय दर समय इन आंकड़ों को प्रस्तुत करती है, जिससे ये पता चलता है कि हमारी योजनाएं किस हिसाब से कहाँ तक किस दहलीज पे पहुँची है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, 2019-20 में 14.16 मिलियन मेट्रिक टन मत्स्य उत्पादन हुआ है। ठीक, अब हम बात करते हैं एफडीआई की। एफडीआई मतलब विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। ये कितना रहा? इसको अगर देखा जाए 2019, 2020, 2021, तो 2000 हम इसको कंपैरिजन करते हैं तो 2019 में ये करीब 44 अरब डॉलर के अप्रॉक्स था, और वर्तमान में ये 49 पॉइंट समथिंग। देखिए क्या है कि एग्जैक्ट पॉइंट वाइज तो आप याद रखेंगे डाटा, ठीक, पर आप एक राउंड फिगर आपको पता रहना चाहिए। जब राउंड फिगर पता रहेगा तो आप पॉइंट को भी फिर एनालाइज कर लेंगे। ठीक, क्योंकि इतने डाटा इकट्ठा हो जाएंगे कि इन डाटा को याद रखना भी एक चुनौती है, परंतु एग्जाम में ये एक एक डाटा इम्पॉर्टेंट है तो हमें याद रखना भी जरूरी है। तो एफडीआई विदेशी प्रत्यक्ष निवेश ये सन 2019 में कितना रहा? सन 2019, फिर 2020 और 2021। सन 2019 में ये 44.37 अरब यूएस डॉलर रहा। 44.37 अरब यूएस डॉलर। ठीक, सन 2020 में इसमें जो बढ़ोतरी हुई वो 5 पॉइंट की हुई और ये आंकड़ा करीब पहुंच गया
9.58 अरब यूएस डॉलर। ठीक, वर्तमान सत्र में अगर हम बात करें तो सितंबर 2020 तक, ये जो डाटा है ये सितंबर 2020 तक का डाटा है। ठीक, इसमें करीब 11 अरब यूएस डॉलर की अब तक ऐड हो चुका है, सरप्लस हो चुका है, सॉरी 11 नहीं 30 अरब यूएस डॉलर का एडिंग हो चुकी है। तो इस हिसाब से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सन 2019 में 44.37 अरब यूएस डॉलर था, सन 2020 में 49.58 अरब यूएस डॉलर था, और सितंबर 2020 तक, 2021 का जो डाटा है सितंबर 2020 तक का है, उसमें 30 अरब यूएस डॉलर ऐड हो चुका है। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं ग्रीन बॉन्ड की। ग्रीन बॉन्ड क्या है? देखिए, ग्रीन बॉन्ड जो बाजार है वो, उसमें प्रथम स्थान चाइना का है और द्वितीय स्थान भारत का है। इस ग्रीन बॉन्ड को परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए सेबी ने 2019 में दिशा निर्देश जारी किए। हमारी एक एक बात को गंभीरता से सुनिएगा कि ग्रीन बॉन्ड बाजार, जो ग्रीन बॉन्ड है उसका एक बाजार है, उस बाजार में जो प्रथम स्थान रखता है वो है चाइना, द्वितीय स्थान कौन रखता है? भारत। और इसको परचेज करने के लिए, इसको खरीदने के लिए सेबी ने दिशा निर्देश जारी किया और वर्तमान में ये भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध है। ठीक, एफडीआई का देख लिए डाटा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्रवाह किस हिसाब से हो रहा है। बात करते हैं ग्रीन बॉन्ड का। इसके बाजार में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट एंड सेकंड, इंडिया सेकंड पे है। ठीक, और फर्स्ट पे कौन है? चाइना है। इसके लिए, इसके खरीद फरोख्त के लिए सेबी ने 2019 में नियम लाए। ठीक, क्योंकि सेबी एक तरह से नियामक संस्था है जो शेयर बाजार को कंट्रोल करती है। तो भारतीय शेयर बाजार में अब वर्तमान में जो भारतीय शेयर बाजार है उसमें ये सूचीबद्ध है ग्रीन बॉन्ड। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। ग्रीन बॉन्ड, सेबी ने 2019 में एक दिशा निर्देश जारी किया, भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध है, प्रथम स्थान चाइना का है और सेकंड इंडिया का है। देखिए, अभी क्या है कि 24 दिसंबर 2020 को टोटल 8 ESG सूचकांक अब तक जारी किए जा चुके हैं। 24 दिसंबर 2020, दिसंबर 2020 की बात की जाए, 24 दिसंबर 2020 को अब तक कितने सूचकांक? 8 ESG इंडेक्स सूचकांक जारी किए जा चुके हैं। अब जब ESG जानते हैं तो फिर हम ESG के बारे में भी जानना चाहिए कि ESG है क्या। इसको मिटा दें। देखिए, E फॉर इन्वायरमेंट, पर्यावरण। ठीक, S फॉर G, G इज द गवर्नेंस एंड S। देखिए, ये सभी चीज़ों को जब आप धीरे धीरे जानेंगे तो तब जा कर के कोई भी चीज़ की क्लियर कट पिक्चर मिलेगी। तो ये एक तरह से ये आप इसको सर्च कीजिए कि ESG क्या है। ठीक, ये आपका एक होमवर्क है। तो 8 ESG सूचकांक अब तक जारी किए जा चुके हैं, टोटल 8। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं वैश्विक इनोवेशन इंडेक्स, वैश्विक नवोन्मेष सूचकांक। देखिए, कोई भी देश अगर फॉर्म होता है और फाइनली अल्प विकसित, विकासशील, इमर्जिंग इकोनॉमी, कोई भी फिर बाद में विकासशील अवस्था होती हुई विकसित अवस्था में पहुंचती है, तो उसमें शुरुआत में सबसे ज़्यादा योगदान किसका होता है? प्राइमरी सेक्टर का, बाद में
सेकेंडरी सेक्टर का एंड देन फाइनली टर्शियरी सेक्टर का। तो ये जो चढ़ाव है प्राइमरी सेकेंडरी से टर्शियरी सेक्टर तक जाने का, ठीक, कृषि से उद्योग, उद्योग से सेवा क्षेत्र में जाने के लिए। सेवा क्षेत्र में जाते हैं तो सेवा क्षेत्र मैक्सिमम किस पे डिपेंड है, यहाँ पे देखिए क्या है, बौद्धिक संपदा की बात की जाती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की। तो ये किससे कैसे डेवलप होता है, इनोवेशन, रिसर्च, डेवलपमेंट, अनुसंधान और विकास से। अनुसंधान और विकास के द्वारा किए गए इनोवेशन से देश की तरक्की होती है, और देश को अगर विकसित देश की श्रेणी में लाना है तो हमें R&D पे ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहिए। वैश्विक नवोन्मेष सूचकांक में इसी बात को कहा गया है, ठीक। वैश्विक इनोवेशन इंडेक्स, ठीक। वैश्विक नवोन्मेष सूचकांक में ये कहा गया है कि भारत वर्तमान में जो मध्य और साउथ एशियन कंट्री हैं उनमें प्रथम स्थान रखता है, ठीक। और वर्तमान में 50 शीर्ष इनोवेटिव कंट्रीज में भारत पहुंच चुका है, ठीक है। 50 टॉप कंट्री जो इनोवेशन है उनमें भारत पहुंच चुका है। इसकी फर्स्ट पोजीशन किसने है, मध्य एवं साउथ एशियन कंट्री में, और थर्ड पोजीशन किसमें है, निम्न मध्यम वर्ग की श्रेणी में, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, वैश्विक नवोन्मेष सूचकांक। अगर भारत को ऊंची वृद्धि दर करनी है और विकसित होते हुए तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बननी है तो इस दूरी को, इस रास्ते को तय करने के लिए भारत को सबसे ज़्यादा अनुसंधान और विकास पे खर्च करना पड़ेगा। वर्तमान में ये जीडीपी का 0.7% है और इसको जीडीपी के 2% तक करने की आर्थिक समीक्षा में बात की गई है, ठीक। देखिए R&D में मतलब अनुसंधान, R&D, इसका मतलब क्या होता है, रिसर्च, अनुसंधान एवं विकास। अनुसंधान एवं विकास में जीडीपी के 0.7% से बढ़ा करके 2% तक खर्च करने की बात आर्थिक समीक्षा में की गई है। 2030 तक 10 बड़ी अर्थव्यवस्था में अगर हमें शामिल होना है तो पेटेंट के आवेदन के लिए हमारी जो संख्या है उसको वर्तमान 9.8% से बढ़ा करके 36% करना पड़ेगा। मतलब ये तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो पेटेंट के लिए हम आवेदन करते हैं, ठीक, ये वर्तमान में 9.8% है। और अगर हमको टॉप 10 अर्थव्यवस्था में शामिल होना है तो उसके लिए हम इस पेटेंट आवेदन को 36% तक ला करके बढ़ाना पड़ेगा। पेटेंट के आवेदन में भारतीयों का योगदान, इसको 36% करना पड़ेगा, ठीक। तो इस हिसाब से हम जाने कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेटेंट के लिए हम आवेदन करेंगे मतलब हमारा रिसर्च ज़्यादा से ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड हो रहा है। पेटेंट तभी की जाती है जब कोई चीज़ें फाइनली रिसर्च होकर के फॉर्म में आ जाए, ठीक। तो अगर भारतीयों ज़्यादा से ज़्यादा कोई रिसर्च फॉर्म में आवा, इस्टेब्लिश्ड हो गया, ठीक, वर्किंग में आ गया, तो तब जाके हम 10 टॉप अर्थव्यवस्था में आ पाएंगे, क्योंकि हमारा सेवा क्षेत्र तब जा करके एक बेहतर सेवा क्षेत्र के रूप में आएगा। अब हम बात करते हैं भारत के टॉप 10 अगर अर्थव्यवस्था के दशा देखा जाए, जो टॉप 10 देशों की अर्थव्यवस्था है उनके कंपैरिजन में भारत
गवर्नमेंट सेक्टर में जो खर्च करता है उसमें इसकी जगह, इसकी पोजीशन तीसरी है। ठीक, ये सब आंकड़े हैं। आज ज़्यादातर क्लास आज के डेट में टोटल आंकड़े पे है। यहाँ ये कहना है कि गवर्नमेंट सेक्टर में अगर खर्च करने में स्थान देखा जाए तो भारत का तीसरा है। अगर 10 बड़ी अर्थव्यवस्था के रेंज में अगर देखा जाए तो उनके कंपैरिजन में भारत तीसरे पोजीशन पे गवर्नमेंट सेक्टर में खर्च करने में। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक शिक्षा। जनरली हम लोगों ने देखा कि जब कोविड आया तो कोविड के दौरान जितनी भी शिक्षा व्यवस्था है वो टोटल ऑनलाइन हो गई, स्मार्टफोन पे बेस्ड हो गई। सरकार का ये आकलन है आर्थिक समीक्षा में कि ग्रामीण क्षेत्र में स्मार्टफोन की संख्या को परचेज करने में, उनको खरीदने की काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। ये करीब करीब जस्ट दुगना हो गया है। ठीक, इसके पहले एक चीज़ जान जाते हैं कि वित्तीय घाटा कितना रहा है। वित्तीय घाटा ये जीडीपी के अनुपात में देखते हैं। जीडीपी के अनुपात में ये 4.6% रहा वित्तीय घाटा। और प्रभावी राजस्व घाटा कितना रहा, तो ये प्रभावी राजस्व घाटा अगर देखें, प्रभावी राजस्व घाटा तो ये 1 से 2.4% के रेंज में है। ठीक, तो ये इसको भी नोट कर लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन मेड हो सकता है। वित्तीय घाटा और प्रभावी राजस्व घाटा। ठीक, अब हम बात करते हैं जीएसटी संग्रह की। जीएसटी संग्रह काफ़ी बड़ा है। दिसंबर 2019 के कंपैरिजन में दिसंबर 2020 में अगर देखा जाए तो जीएसटी संग्रह करीब 12% बढ़ा है। ठीक, मतलब 1.15 लाख करोड़ में जीएसटी संग्रह बढ़ा है। इसको मिटा दें। बात करते हैं जीएसटी, जो कर संग्रह की बात की जाए तो इसको दिसंबर 2019 से दिसंबर 2020 तक जब हम पहुँचे अभी पिछले वित्तीय वर्ष में, तो इसमें करीब करीब यहाँ तक पहुँचने पे 12% का इजाफा देखा गया। ठीक, मतलब कितना, 1.15 लाख करोड़ रुपए का। ये ऐसा क्यों था? ऐसा मुख्यतः ये था, मुख्य कारण इसके पीछे ये था कि जो दो राज्यों के बीच में और राज्यों के भीतर जो आवागमन हुआ उससे जीएसटी कर संग्रह में काफ़ी इजाफा देखने को मिला है। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। जीएसटी कर संग्रह 12% का इजाफा है, 1.15 लाख करोड़ रुपए का। सामाजिक सेवा क्षेत्र में सामाजिक जो सहायता सरकार केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा समग्र रूप से जो व्यय किया गया, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, सामाजिक सेवा क्षेत्र में जो केंद्र और राज्य के द्वारा समग्र रूप से जो व्यय किया गया उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। जीडीपी के अनुपात में अगर देखा जाए तो वो 8.8% था सन 2020-21 ये इस वित्तीय वर्ष में, और सन 2019-20 में ये 7.5% था। ठीक, सामाजिक सेवा क्षेत्र। ठीक, सामाजिक सेवा क्षेत्र में जो केंद्र और राज्य दोनों का समग्र व्यय, ये सन 2020-21 के डाटा में देखा जाए तो ये 8.8% था। किसमें? जीडीपी के अनुपात में ये बड़ा है, और पुराने सन 2019-20 में ये डाटा 7.7% था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट अब बात करते हैं मनरेगा की। मनरेगा का वर्तमान में डेली जो उनके श्रमिक होते हैं उनको कितनी पेमेंट दी जाती है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, या फिर ये जानना भी चाहिए।
यह है 182 रुपया। कितना था? 182 रुपया। सरकार ने इसमें 20 रुपये का इजाफा किया, इस हिसाब से ये कितना हो गया? 202 रुपये। मतलब अगर एनुअली देखा जाए तो किसी भी श्रमिक को कितना फ़ायदा हुआ? चूँकि ये 100 दिन का व्यापार है, रोजगार है, सॉरी, तो 100 दिन का रोजगार और डेली 20 रुपये का राइस, 2000 रुपया टोटल इनकम बढ़ी। ठीक, इसको भी नोट कीजिए। सामाजिक सेवा क्षेत्र में जीडीपी के अनुपात में 8.8% और 2019-20 में ये 7.7% था। ठीक, और ये केंद्र और राज्य का समग्र व्यय है। ठीक, मनरेगा में जो डेली वेज मिलता था, मतलब दैनिक वेतन भत्ता, वो कितना था? 182 रुपया। इसमें राइज किया गया कितना? 20 रुपये का, और ये अब कितना हो गया वर्तमान में? 202 रुपये। इससे किसी भी श्रमिक को कितना फ़ायदा हुआ? वार्षिक, अगर वार्षिक तौर पे इसे देखा जाए तो इससे किसी भी श्रमिक को कितना? 2000 रुपये का फ़ायदा मिला। ठीक, इसको भी नोटिंग डाउन कीजिए। और ये 1 अप्रैल 2020 को ये जो डिसीज़न लिया गया, ये डिसीज़न किस तारीख को लिया गया? 1 अप्रैल 2020 में। ठीक, शिक्षा के क्षेत्र में बात किया जाए, शिक्षा के क्षेत्र में चूँकि जितनी भी शिक्षा थी, जितने भी क्लासेस थे, प्राइमरी से लेकर के अपर यूनिवर्सिटी क्लासेस तक, वो सभी बंद थी और वो सभी ऑनलाइन चल रही थी। और वो ऑनलाइन शिक्षा किस पे हो रही थी? या तो लैपटॉप पे हो रही थी या स्मार्टफोन पे हो रही थी। एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्राम था। तो उसके लिए जायज़ है कि अगर पढ़ना है तो आपको स्मार्टफोन परचेज करना है। और ये देखा गया कि खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्मार्टफोन को क्रय करने की, परचेजिंग की जो संख्या है वो दुगनी हुई। 2018 के कंपेरिजन में 2019 में इनकी संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। शिक्षा की बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए, एक एक सेक्टर को धीरे धीरे समझना है। ठीक, क्योंकि हर सेक्टर में क्या, यही क्वेश्चन है डायरेक्ट। जैसे मनरेगा में डायरेक्ट क्वेश्चन मेड हो जाएगा कि कितनी वर्तमान में कितनी पेमेंट है, कितनी राइज हुई, किस डेट को राइज हुई, इससे एनुअल फ़ायदा कितना हो सकता है, ये हर एक लाइन। इसीलिए यहाँ पे धीरे धीरे बताया जा रहा है, बहुत तेज़ी से इसमें राइज नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो सन 2018 में अगर आप देखा जाए तो 36.5% जैसे स्मार्टफोन खरीदने का एक आंकड़ा था, और सन 2019 में ये संख्या डायरेक्ट डबल हो गई। देखिए, ऑनलाइन शिक्षा का ये है कि ये डायरेक्ट डबल हो गई, और कितना हो गई? 61.8% बढ़ गया। क्या? स्मार्टफोन क्रय की संख्या में इजाफा में जो बढ़ोतरी हुई वो ये थी। ठीक, इसके पीछे मेन रीजन क्या था? ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन, ये इसके पीछे मेन रीज़न था। ठीक, अब प्राइमरी स्कूल में जितने भी भारत में, हम पूरे किसी मतलब यूपी की बात नहीं कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं। भारत में प्राइमरी स्कूल में साक्षरता वर्तमान में 96% पहुंच चुकी है। ठीक, प्राइमरी एजुकेशन, ठीक, प्राइमरी एजुकेशन अगर देखा जाए वो भी किस पे? ऑल इंडिया लेवल पे, पूरे भारत में ये बताया गया कि 96% साक्षरता दर है। कितनी? 96% साक्षरता दर वर्तमान में। जो एनएसएस है, एनएसएस का मतलब हम क्या समझते हैं? नेशनल सैंपल सर्वे, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण। ये क्या बताता है कि 7 साल और 7 साल प्लस एज ग्रुप के जो लोग हैं उनमें साक्षरता कितनी है? 77.7%। इसको मिटा लें। प्राइमरी एजुकेशन 96%, ये साक्षरता दर है। साक्षरता दर, ठीक।
एनएसएस का ये कहना है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण नेशनल सैंपल सर्वे, कि जो 7 साल के हैं या फिर 7 साल प्लस एज ग्रुप के लोग जो हैं, उनकी साक्षरता में 77.7% पूर्ण साक्षरता दर में उनका हिस्सा है। 77.7%। महिलाओं की साक्षरता अभी भी काफ़ी कम है, राष्ट्रीय औसत से कम है, चाहे वो महिला किसी भी सेक्टर की हैं, चाहे वो किसी धर्म की, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जाति वर्ग SC ST OBC, ठीक, मतलब समाज के डिफरेंट क्षेत्र की सभी महिलाओं की बात कर रहे हैं। उनकी जो राष्ट्रीय साक्षरता दर है, राष्ट्रीय साक्षरता दर से कि अगर इसके औसत है तो औसत से कम महिलाओं की साक्षरता है। ठीक, महिलाओं की साक्षरता, इसमें चाहे आप हिंदू फैमिली की बात कर लीजिए, चाहे आप मुस्लिम फैमिली की बात कर लीजिए, चाहे आप SC की बात कर लीजिए, ST की बात कर लीजिए, OBC की बात कर लीजिए, इन सभी का अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय जो साक्षरता औसत लेवल है उससे भी कम महिलाओं की साक्षरता। ये एक सोचनीय विषय है, जबकि सरकार इसके पीछे कई योजनाएं, जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और भी कई स्कॉलरशिप योजनाएं लॉन्च किए, इसके बावजूद ये हासिल है। स्वास्थ्य सेवा पे चूँकि कोरोना आया तो कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवा पे बहुत ज़्यादा खर्च किया गया, और ये एक सरकार ने असेसमेंट लगाया है कि अब हम GDP का जितना प्रतिशत खर्च करते थे स्वास्थ्य सेवा पे, मतलब अब उससे हमें ज़्यादा खर्च करना है। मतलब पहले GDP का 1% खर्च करते थे और अब हम बात करते हैं कि GDP का 2.5 से 3% खर्च करेंगे। ठीक, इससे जो आम नागरिक है उसके जेब पे स्वास्थ्य के लिए जो समग्र व्यय के लिए जो भार पड़ता है उसमें कमी आएगी। ठीक, मतलब करीब करीब 50% कम हो जाएगा। जैसे 65% खर्च है तो वो 35% तक कम हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, देखिए स्वास्थ्य सेक्टर की अब बात करें, अब तक शिक्षा की बात हुई, स्वास्थ्य सेक्टर की बात करते हैं। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017। अब इसमें ये बात कही गई है आर्थिक समीक्षा में कि जो GDP का हम 1% खर्च करते थे, 1%, और अब हमें उसे राइज करना है GDP का 1%, और अब हम इसको राइज करेंगे और करीब करीब 2.5 से लेकर के 2 से लेकर के 2.5% तक GDP का खर्च करने पे हम बात कर रहे हैं। ठीक, जो इससे जेब पे जो भार पड़ता था, इसे OPI कहते हैं, किसी भी आम नागरिक के जेब पर स्वास्थ्य के लिए जो खर्च का भार पड़ता था, मान लीजिए वो 65% था, तो वो अब घट कर कितना हो जाएगा, 35%, क्योंकि सरकार अब GDP का काफ़ी परसेंटेज हेल्थ पे सेक्टर में खर्च कर रही है। कोरोना काल ने ऐसा हमें सिखाया कि अंत में क्या था कि जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन थे, जितने भी कोविड योद्धा थे, वो मैक्सिमम क्या थे, गवर्नमेंट ने इसमें आगे बढ़ के वर्क किया। ठीक, तो इस कोविड महामारी से सीख लेते हुए सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र की अवसंरचना पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट करने का निर्णय लिया है। ठीक, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सॉवरेन क्रेडिट एजेंसी। देखिए जितने भी क्रेडिट एजेंसीज हैं आप सुनते होंगे, मूडीज़ हैं, ठीक है, और फिच हैं, ये सभी क्या करते हैं कि समय समय पे देश की क्रेडिट रेटिंग जारी करते हैं। क्रेडिट रेटिंग मतलब साख क्षमता। वो ये साख क्षमता ये बताती है कि हमारे देश में जो वर्तमान व्यवस्था है
वो किस प्रकार की वर्तमान व्यवस्था है कि हमारे यहाँ निवेश ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है और यहाँ पे एनपीए होने की चांसेस कम है, यहाँ पे ग्रोथ होने की चांसेस ज़्यादा है, यहाँ कर्ज वापसी इजीली हो सकती है, लाइसेंसवाद कम है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने अब की बार हमारे देश की जो रेटिंग है वो BAA3 बताई है। BAA3 मतलब निवेश के लिए सबसे निम्न श्रेणी बताई है। क्या ये सही है? नहीं। जैसे कि कल के क्लासेज में आपको बताया गया था कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार काफ़ी ज़्यादा है, अपने उच्चतम स्थिति में पहुंच गया क्योंकि हमारे यहाँ आयात बंद था। दूसरी बात ये कि देश पे विदेशी कर्ज नहीं है, मतलब जो राइज भी हुआ कर्ज का वो 0.1% के अप्रॉक्स राइज हुआ था। हमने कल एक कंपैरिजन देखा था मार्च 2020 से लेकर के सितंबर 2020 तक का, ठीक। तो और प्लस हमारी ऑलरेडी स्थिति डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भी बेहतर है। इन सभी तथ्यों के होने के बावजूद ये जो एजेंसीज हैं इन्होंने हमारी रेटिंग को कम आंका, ठीक। तो इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे ये होगा कि देश की साख क्षमता वैश्विक रूप तौर पे कम आंकी जाएगी, जिससे निवेश के कम होने के खतरे उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक। रेटिंग एजेंसीज देखा जाए कि रेटिंग एजेंसी ने हमारी रेटिंग को BAA3 रेटिंग दिया, ठीक। सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग, BA3 मीन्स निवेश के लिए निम्न निवेश की स्थिति इससे बनेगी, ठीक। देखिए पहले हमारी रेटिंग AAA थी, किस आधार पे? एक तो इस अर्थव्यवस्था के हमारे आकार के आधार पे और दूसरा हमारे कर्ज लौटाने के आधार पे, ठीक। तो हमारी रेटिंग पहले AAA थी, परंतु वर्तमान में इसको BAA3 किया गया, निम्न निवेश। ये एक निगेटिव आउटलुक दिखा रहा है, निगेटिव आउटलुक, नकारात्मक परिदृश्य दिखा रहा है निवेश के लिए। सरकार का इस पे अपोज है, सरकार ने इस पे कहा है कि चूंकि हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है, ठीक, मुद्रा भंडार वो हमारा क्या है? प्लस है, ठीक। जो हमारा विदेशी कर्ज है वो भी हमारी क्या है? कम है। और जो हमारे देश की जो स्टार्टअप्स हैं या फिर डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में जो हमारी स्थिति है वो क्या है? वो भी बेहतर है, लगातार बेहतर हो रही है। कल वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था, पिछले लेक्चर्स में, ठीक। वर्तमान में शायद ये 63 है, 77 से राइज की है। मतलब 2011 से अब तक अगर देखा जाए तो जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें अगर बड़ी देशों में सबसे ज़्यादा किसी ने छलांग लगाया है तो इंडिया ने लगाया है। इन सभी स्थिति होने के बावजूद भी ये विदेशी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने हमारी रेटिंग को कम आंका, हमारी साख क्षमता को कम आंका। पर क्या इन सभी तथ्यों के आधार पर आपको लग रहा है कि देश की साख क्षमता में कोई कमी है? नहीं। इस चीज़ को नोट कर लीजिए। इसके जो अपोज हैं इनको भी जानना है और जो इसके प्लस पॉइंट हैं उनको भी जानना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कुछ डाटा हैं जो डायरेक्ट, जहाँ से अब तक तो जो थे तथ्यात्मक थे, जिन पे कॉन्सेप्ट बेस्ड था, अब जिन पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक, अगर निर्यात की प्रमुख मदों को अगर देखा जाए अप्रैल से लेकर नवंबर 2020 तक, अप्रैल से लेकर के नवंबर 2020 की हम बात करेंगे, ठीक। निर्यात की प्रमुख मदें कौन कौन थी? हम इनमें मुख्यतः
5 तथ्यों को जानते हैं। 1 2 3 4 5। सबसे ज़्यादा किस वस्तु का निर्यात किया गया? निर्यात के प्रमुख मदे मतलब वस्तु, कमोडिटीज, सबसे ज़्यादा किसका निर्यात किया गया? तो पहला है पेट्रोलियम उत्पाद, ठीक। और पहला पेट्रोलियम उत्पाद, दूसरा औषधि एवं जो इसके यौगिक पदार्थ होंगे, जो साल्ट हैं उनका, ठीक। ये 2 चीज़ हुई। देखिए, इनको याद रखना जरूरी है क्योंकि ये डायरेक्ट एक सीक्वेंस में पूछे जा सकते हैं। तीसरी मोती, साथ में बहुमूल्य रत्न, ठीक। चौथा आयरन एंड स्टील। ये दिखाता है कि कंस्ट्रक्शन सिस्टम्स, जितने भी यूनिट्स हैं, जितने भी देश हैं जो कंस्ट्रक्शन पे बेस्ड हैं, जैसे कि जापान, तो वहाँ पे हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा लो निर्यात वहाँ के लिए होता है। तो आयरन एंड स्टील, ठीक। एंड लास्ट, सबसे अंत में जो स्थान आ रहा है वो है विद्युत क्षेत्र के उपकरण, ठीक। एंड विद्युत। तो इस बार का अगर निर्यात की मद में देखा जाए, निर्यात मद में, तो टोटल 5 चीज़ हैं। पेट्रोलियम उत्पाद प्रथम स्थान पे, द्वितीय स्थान पे औषधि एवं यौगिक पदार्थ, तीसरे स्थान पे मोती एवं बहुमूल्य रत्न, चौथे स्थान पे आयरन एंड स्टील और 5वें स्थान पे विद्युत क्षेत्र के उपकरण। अब हम इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए, ठीक। अब हम बात करते हैं आयात के मदों में। आयात मद मतलब क्या कि किन किन, अब तक तो हमने बात की कि किसका किसका निर्यात किया गया ज़्यादातर। अब हम बात करेंगे किस किस चीज़ों का हम आयात करें, ठीक। तो इसमें पहला स्थान जो आता है वो है कच्चा तेल का, दूसरा पेट्रोलियम उत्पाद का, तीसरा सोना का, चौथा, देखिए इन सभी चीज़ों को थोड़ा याद करने में दिक्कत होगी बट इससे जानना है क्योंकि दूरसंचार के उपकरण, इसको नोट कर लीजिए और बार बार इसको देखिए। जब 2 या 3 बार आप देखेंगे तो फिर एक सीक्वेंस बन जाएगी। अगर हो सके तो आप इसका एक ट्रिक भी डेवलप कर लीजिए। ट्रिक जो होता है वो हर आदमी का सेल्फ होता है और यहाँ ये इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक। कच्चा तेल जो फ्रेशर्स हैं उनको नहीं पता होगा तो इसलिए बार बार नोटिस किया जा रहा है। जो लोग कई बार अगर एग्ज़ाम पिछले सालों दिए हैं तो वो इस तरह की क्वेश्चंस को पाए होंगे। तो आयात मद में पहला स्थान कच्चा तेल का है, दूसरा पेट्रोलियम उत्पाद का, तीसरा सोने का, चौथा दूरसंचार के उपकरण का, पांचवा किसका है? पांचवा मोती और साथ में बहुमूल्य रत्न का, ठीक। इसको नोट कर लीजिए। फार्मा, अब हम बात करेंगे फार्मा उद्योग की। फार्मा उद्योग देखिए जनरली कोविड-19 के दौरान भारत ने ये विश्व को बता दिया कि हम फार्मास्यूटिकल मार्केट में एक मजबूत स्थान रखते हैं, ठीक। इसको हम आंकड़े के आधार पर देखेंगे, ठीक, क्योंकि कई जगह हमारी जो मैन्युफैक्चर्ड मेडिसिन थी वो सप्लाई हुई, इवन यूएसए में भी सप्लाई हुई। तो आयात मद हो गया, इसको नोट कर लिए। अब हम बात करते हैं फार्मा उद्योग की। भारत मात्रा के आधार पे तीसरा सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल मार्केट में तीसरे सबसे बड़ी स्थान रखता है। फार्मास्यूटिकल मार्केट, फार्मास्यूटिकल मार्केट,
अगर इसमें मात्रा के आधार पर देखा जाए तो भारत का स्थान कितना है? तीसरा। और अगर मूल्य के आधार पर देखा जाए तो भारत का स्थान 14वां है, 14th। मूल्य के आधार पे 14, ठीक। और अगर इसको विश्व फार्मा निर्यात में, विश्व के फार्मा निर्यात में जो प्रथम स्थान किसका है? जर्मनी का। दूसरा स्थान किसका है? स्विट्जरलैंड का। और तीसरा यूएसए का। विश्व फार्मा निर्यात अगर इसमें देखा जाए तो पहला जर्मनी है, दूसरा स्विट्जरलैंड और तीसरा यूएसए है, ठीक। और 2019 में भारत का स्थान 11वां था। 2019 में भारत किस पोजीशन पे था? 11वां। ये क्वेश्चन मेड हो सकता है, ठीक। और फार्मास्यूटिकल जो मार्केट है वो लगातार पिछले 3 साल में काफ़ी मतलब इजाफा किया और आगे भी एक्सपेक्ट है कि ये इजाफा होगा। मतलब ये फार्मास्यूटिकल मार्केट टोटल 41 बिलियन यूएस डॉलर का है। 41 बिलियन, इसको लिख लिए होंगे, 41 बिलियन यूएस डॉलर का। सन 2024 तक ये माना जा रहा है कि ये 65 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच जाएगा। 65 बिलियन। मूल्य के आधार पे 14वां स्थान है, 14th। एंड विश्व फार्मा निर्यात में जर्मनी, स्विट्जरलैंड, यूएसए है। और 2019 में भारत की इसमें क्या पोजीशन थी? 11वां, ठीक। ये सभी चीज़ों को धीरे धीरे नोट करते जाइए, क्योंकि फार्मास्यूटिकल मार्केट अब की बार काफ़ी बूम किया है, काफ़ी राइज किया है। कोविड-19 में भारत के फार्मास्यूटिकल मार्केट ने इस चुनौती को सामना करते हुए अपनी उपलब्धि को दिखा दिया है कि भारत फार्मास्यूटिकल मार्केट में क्या पोजीशन रखता है और आने वाले भविष्य में ये कहाँ राइज करेगा, ठीक। तो 65 बिलियन यूएस डॉलर 2024 में। देन अब फाइनली ये कहा जा रहा है कि 2030 तक ये 120 से लेके 2030 तक 120 से लेके 130 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच जाएगा। मतलब आने वाले 10 सालों में इसकी ये राइज होगी। ये वर्तमान का है कि वर्तमान में ये क्या है? 31 बिलियन यूएस डॉलर का है। फिर 65 बिलियन यूएस डॉलर पहुंचेगा 2024 में। और 2030 में ये 120 से लेकर के 130 बिलियन यूएस डॉलर तक राइज कर जाएगा फार्मास्यूटिकल मार्केट। अगर भारत में निर्यात देखा जाए, ठीक, अप्रैल से लेकर नवंबर 2020 तक निर्यात में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा निर्यात किस देश में हुआ? अब तक हम लोगों ने पढ़ा आयात के मद, निर्यात के मद, और अब हम जानेंगे कि किस कंट्री को हम सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं और किस कंट्री से हम सबसे ज़्यादा आयात करते हैं, ठीक। तो अगर निर्यात गंतव्य देश अप्रैल नवंबर 2020 में, तो पहला स्थान किसका है? यूएसए, ठीक। दूसरा स्थान चाइना, तीसरा यूएई, चौथा हांगकांग, एंड देन फाइनली लास्ट सिंगापुर, ठीक। ये हमारे निर्यात गंतव्य देश हैं, इनको नोट कर लीजिए। यूएसए, चाइना, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, देन हांगकांग एंड देन सिंगापुर, ठीक। अब हम बात करेंगे आयात गंतव्य देश की। अभी हमने बात किया निर्यात गंतव्य देश की। देखिए, आयात गंतव्य देश में पहला, दूसरा और तीसरा
अगर स्थान का कंपैरिजन किया जाए तो पहला स्थान आपके हिसाब से क्या हो सकता है? चाइना। देखिए चाइना से हमारा आयात बहुत ज़्यादा है, इसीलिए भुगतान संतुलन के अगर इंडेक्स में आप देखेंगे तो हमारा सबसे ज़्यादा पॉजिटिव भुगतान संतुलन यूएसए के साथ है, इवन बांग्लादेश के साथ है, नेपाल के साथ है, परंतु सबसे निगेटिव भुगतान संतुलन जो हमारे पक्ष में नहीं है, नकारात्मक, चाइना के साथ है। ठीक, तो आयात गंतव्य देश में पहला स्थान किसका होगा? चाइना का। देन सेकेंड यूएसए, थर्ड यूएई, फोर्थ वही हांगकांग, और लास्ट फिफ्थ किसके साथ हैं हम? सऊदी अरब। ये हमारा आयात का सेक्ट है। ठीक, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे कि भुगतान। अब तक हमारा बात हुआ निर्यात गंतव्य देश पे, अब है आयात गंतव्य देश पे कि चाइना, यूएसए, यूएई, हांगकांग एंड सऊदी अरब। ठीक, भुगतान संतुलन। देखिए भुगतान संतुलन क्या दिखाता है? किसी भी चालू खाता में जो आयात और निर्यात होता है उसका लेखा जोखा जो हम रखते हैं वो भुगतान संतुलन में रखते हैं। भुगतान संतुलन ये हमें बताता है कि बैलेंस शीट कि इस देश से हमारा व्यापार हमारे पक्ष में है, मतलब हम पॉजिटिव में हैं या फिर निगेटिव में है। तो जो हमारा देश है वर्तमान में सबसे पॉजिटिव जो भुगतान संतुलन हमारा बना हुआ है तो वो बना हुआ यूएसए के साथ। फर्स्ट अगर पॉजिटिव अगर देखा जाए रैंकिंग में तो भुगतान संतुलन किसके साथ है? यूएसए के साथ। सेकंड अगर देखा जाए तो क्या है? क्योंकि देखिए हमेशा फर्स्ट मत पढ़िए, कई बार सेकंड पोजीशन भी पूछ ली जाती है। तो दूसरा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। और थर्ड पोजीशन किसके साथ है? नेपाल के साथ। ठीक, यूएसए, बांग्लादेश और नेपाल, इसके साथ पॉजिटिव भुगतान संतुलन है। तो सेकंड बात ये कि निगेटिव किसके साथ है? ये निगेटिव भुगतान संतुलन में जो फर्स्ट रैंक है वो हम चाइना को देते हैं। ठीक, चाइना से हमारा जो भुगतान संतुलन वो हमारे पक्ष में नहीं है। ठीक, इस प्रकार आज हम लोगों ने जाना कि प्राइमरी सेक्टर में, शिक्षा के सेक्टर में, स्वास्थ्य के इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में, इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेक्टर में, और जो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं उनके द्वारा जो हमारी क्रेडिट को जो आंका गया और वर्तमान में हमारी क्या स्थिति है, सरकार का उसके प्रति क्या पक्ष रखा गया है, ये सभी बातों को हम लोगों ने धीरे धीरे क्रमगत रूप से देखा। देखिए ये सभी डाटास को अन्वेषण करना, जानना महत्वपूर्ण है अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ में कोविड-19 जो आया है, बीमारी आई है, उसमें ये पूरी आर्थिक समीक्षा कोविड योद्धाओं को डेडिकेटेड है। और ये अगर देखा जाए तो करीब करीब 1.68 करोड़ केस कोविड के आए। ठीक, जिसमें करीब करीब 1.5 लाख के करीब लोगों की जान कोरोना के कारण गई, मतलब 1.48 लाख लोग की मृत्यु हुई। कोविड फर्स्ट टाइम आर्थिक समीक्षा जो है फर्स्ट टाइम डिजिटल फॉर्म में लाया गया, डिजिटल फॉर्म में पब्लिश किया गया पहली बार आर्थिक समीक्षा को। ठीक, और अगर ये देखा जाए कि टोटल हमारी जो आयु है, ठीक है, जिसे कहते हैं जीवन प्रत्याशा, उसमें क्या इजाफा हुआ या उसमें कमी हुई? तो जायज़ है उसमें इजाफा हुआ, क्योंकि सरकार जब स्वास्थ्य पे इतना खर्चा कर रही है तो इजाफा होना लाजमी है। ये जीवन प्रत्याशा में जो इजाफा हुआ 2018 में और 2019 में बहुत नॉमिनल इजाफा है, 0.4% का ही करीब अप्रॉक्स देखेंगे। ये 69.4 ईयर था और ये था 69.7 ईयर, इतना ही टोटल इजाफा हुआ। अब ये बात करते हैं कि प्रेजेंट टाइम में चालू में जो प्रति व्यक्ति की जो आय है वो कितनी है? ये करीब करीब 1,27,000 के करीब है। मतलब कितना है? 1,26,968 रुपये ये प्रति व्यक्ति
राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय है, ठीक, ये चालू रेट पे, ठीक, 1,26,968, मतलब करीब करीब 1,27,000 के अप्रॉक्स है। ये जानना है कि कई बार क्वेश्चंस ये पूछ लिए जाते हैं। इस प्रकार देखिए, एक और चीज़ जो बता दी जाए कि हम लोगों ने एक, सरकार ने लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, सरकार ने गरीब कल्याण योजना लॉन्च की, ठीक। कोविड-19 के दौरान जो गरीब बीपीएल फैमिलीज थे या जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर थे, उन सभी लोग को प्राइमरी फूड को प्रोवाइड करने के लिए सरकार ने गरीब कल्याण योजना लॉन्च की, ठीक। गरीब कल्याण योजना से क्या हुआ कि सरकार का 7500 करोड़ रुपया सरकार ने एक्स्ट्रा खर्च किया। जो एनएफएसए का जो अनुमानित, एनएफएसए के लिए जितना खर्च करना पड़ता, एनएफएसए मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जितना हमें खर्च करना पड़ता, उससे हमने 7500 करोड़ रुपया प्लस खर्चा किया। और इससे हमें कभी, जैसे जनरली 125 करोड़ हम लोग कहते हैं आबादी, पर वर्तमान में आबादी कितनी है, 138 करोड़ रुपया, 138 करोड़ पहुंच चुकी है। और सरकार ने इससे 80.96 करोड़ पॉपुलेशन को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड की, ठीक। तो गरीब कल्याण योजना नोट कर लीजिएगा, एनएफएसए का जो अनुमान था उससे अधिक 7500 करोड़ रुपया सरकार ने खर्च किया। और मुख्य ये किस लिए खर्च किया है, खाद्य सुरक्षा के लिए, ठीक, खाद्य सुरक्षा के लिए, खाद्यान्न की उपलब्धता के लिए, ठीक। और 80.96 करोड़ पॉपुलेशन को। इस हिसाब से आर्थिक समीक्षा का अब डिफरेंट जितने भी सेक्टर्स थे सभी के आंकड़े क्रमगत रूप से आपको बता दिए गए हैं। इन सभी को बिंदुवार ढंग से आप अपने नोटिंग डाउन कीजिए, और ये आने वाले एग्जाम में आपको ऑप्शंस के फॉर्म में डायरेक्ट एग्जाम हॉल में मिलेंगे, ठीक है। और इसको बार बार देखिए, बार बार रिवाइज कीजिए, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।